हेलो दोस्तों, तो इस एपिसोड की शुरुआत भी वहीं से होती है जहाँ पे इसका लास्ट एपिसोड एंड हुआ था। तो अब हमारा ये वाला एपिसोड स्टार्ट होता है। तो हम यांग काई के घर को देखते हैं जहाँ वो मास्क पहनने वाली वो लड़की चुपके से यांग के घर के पास छुपी हुई होती है। वो यांग पे नज़र रखने की कोशिश कर रही होती है ताकि उसे कुछ ऐसा राज देखने को मिल जाए जिससे छुपकर यांग उसकी मदद से खुद को पावरफुल बना रहा है। इसलिए वो वहाँ इधर उधर छुप रही होती है ताकि यांग उसे ना देख सके। तभी वो चुपके से विंडो से अंदर देखती है तो कहती है यहाँ तो कोई भी नहीं है। जिसके बाद वो सोचती है कि ये विंड माउंटेन में कैसे गया और वहाँ से इतने सारे हर्ब्स इसने कैसे जमा कर लिए हैं और ये इतने ज़्यादा है कि इससे ये क्या करेगा। मगर तभी उसको यांग की आवाज़ आती है जिस पर वो काफ़ी डर जाती है कि अरे नहीं, लगता है यांग खतरे में है। इसके साथ ही वो उसकी आवाज़ की तरफ भाग जाती है। बट तभी वो थोड़ा सा आगे जाती है तो वहीं तुरंत ही वहीं पर रुक जाती है क्योंकि जब वो आगे देखती है तो सामने वाले तालाब में यांग नहा रहा होता है। इसे देखने के बाद वो पूरी तरह शॉक हो जाती है और उसे बिना कपड़ों में देखकर उसकी तो हालत पूरी तरह खराब हो जाती है और उसने शर्माते हुए अपने मुंह पे हाथ रखा होता है कि कहीं उसे पता ना चल जाए कि मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। जिसके साथ ही वो तुरंत ही शर्मा कर पेड़ के पीछे छुप जाती है और खुद से कहती है कि सेट के टीचर्स ने इसको इतना इंपॉर्टेंस काम दिया हुआ है, ये उन्हें छोड़कर यहाँ कपड़े उतार कर खुलेआम दिन में नहा रहा है। कितना बेशर्म है, किसी ने देख लिया तो। कि तभी वो सोचती है कि अगर इसने कपड़े उतारे हुए हैं तो क्या हुआ, मुझे थोड़ा देखना चाहिए इसे, कौन सा इसे पता चल जाएगा, मैं तो अपना काम कर रही हूँ, इसमें क्या बुरा है। इसके साथ ही वो चुपके से देखने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम यांग को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है कि मेरे बॉडी में फिजिकली चेंजेस काफ़ी तेज़ी से हो रही हैं, मुझे भी नहीं पता चलता कि कब मेरी पावर्स मेरे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं। मेरे जिस्म के जख्म भी इतनी तेज़ी से हील हो रहे हैं कि इसका मैं क्या ही बोलूँ, ये तो एक सपने जैसा है, मैं कितना पावरफुल बन रहा हूँ। कि तभी वो खुशी के साथ तुरंत ही पानी के अंदर एक डाइव लगा देता है। ये देखकर लड़की भी तुरंत ही शौक हो जाती है कि ये क्या किया इसने और अपने आंखें बंद कर देती है। तभी वो एक आंख खोलकर उसे देखने लगती है कि कहीं डूब तो नहीं गया, काफ़ी देर से पानी के अंदर है। तभी यांग हाथ में फिश पकड़कर उसे बाहर निकाल लेता है। इसके बाद ही उस लड़की को ये देखकर राहत मिल जाती है कि शुक्र है जिंदा है। मगर तभी उसके पैर की वजह से एक लकड़ी टूट जाती है जिसकी आवाज़ यांग भी सुन लेता है। इस पर वो खुद से कहता है कि यहाँ कोई तो है, मुझे किसी चीज़ की आवाज़ सुनाई दी है। इसके साथ ही वो सीधा पानी से बाहर चला जाता है और सोचते हुए खुद से कहता है कि आज के लिए इतना काफ़ी है, बहुत नहा लिया मैंने। और फिर अपना सूट को देखता है तो वहीं पड़ा होता है और उसे उठाकर पहनने लगता है। जिसके साथ ही यहाँ पे दोस्तों हमारा ये वाला सीन यहीं पे चेंज हो जाता है जहां हम देखते हैं कि मिस्टर मैंग वहां अपनी दुकान में सो रहा होता है, वो भी घोड़े बेच के। तभी अचानक से कोई टेबल पे जोर से अपना बैग रख देता है जिससे वो डर के मारे सीधा उठ जाता है और उसकी नींद खराब हो जाती है। जिस पर वो गुस्से के साथ उसे देख के कहता है कि यांग काई, ये तुम हो, तुमने अचानक से आकर मुझे ऐसे डरा दिया कि मुझे इससे अभी हार्ट अटैक आ जाता। इतना जोर से कौन अपना बैग ऐसा फेंकता है, तुम्हें तमीज़ नहीं है क्या। पर तभी वो यांग को देखता है और उसे कहता है कि बच्चे क्या बात है, यहाँ क्यों आए हो। जिस पर यांग उसे कहता है मैं अपनी जान दाव पे लगाकर ये पूरा बैग भर के ले के आया हूँ, मैं वो सभी हर्ब्स और प्लांट्स लेके आया हूँ जो आपने मांगे थे। तभी वो उस बैग को खोलता है तो उससे मिट्टी की धूल उड़ने लगती है और वो मिस्टर मैंग से कहता है कि ज़रा देखो ना कितने सारे हैं। वही मिस्टर मैंग उस धूल मिट्टी की वजह से सांस भी नहीं ले पा रहा होता है और उससे कहता है कि बैग में कचरा है या फिर हर्ब्स। बट तभी वो उन सभी हर्ब्स को देखता है तो हैरान होते हुए खुद से कहता है कि ये तो मेरे बताए हुए सभी एक एक प्लांट्स को लेके आया है, पर इसको इतने सारे कैसे एक साथ एक जगह में कैसे मिल गए और काफ़ी ज़्यादा लेके आ गया। लेकिन मेरे इस पूरी दुकान में ये इतने ज़्यादा है कि मुझे रखने की जगह भी नहीं मिलती। खैर ये तो एक छोटा सा टेस्ट था जो मैं इसे देखना चाहता था कि ये मेरे लिए क्या कर सकता है क्या नहीं, बट इसने काफ़ी अच्छा काम किया है। खैर ये लड़का वाकई में बहुत ही अच्छा है दिल का, बट अब तो मुझे इसका पहले से भी काफ़ी ज़्यादा इसकी केयर करनी है क्योंकि जो भी मुझ पर भरोसा करता है मैं उनका बहुत ही ख्याल रखता हूँ और उनकी केयर करता हूँ बहुत ज़्यादा, दिल से भी ज़्यादा। इसके बाद वो यांग से कहता है अच्छा ठीक है यार ले लेता हूँ, इसमें क्या है, इतने जितने पैसे बनते हैं मैं तुझे दे दूंगा। या पर बता दूँ 2 हर्ब्स के बदले में एक ही सिल्वर कॉइन दूंगा, समझे बेटा। और इतने सारे हर्ब्स को देख के लगता है ये तो बस 20-30 प्लांट्स हैं, तो बच्चे मैं तुझे टोटल 16 सिल्वर कॉइन्स ही दूंगा, समझ गए, और इतने तुम्हें मिलेंगे, नहीं तो बकवास नहीं करनी। लेकिन बच्चे तुमने मेरे इस टेबल को मिट्टी से गंदा किया है, ऊपर से मिट्टी की धूल भी थी, तो मेरे इस शॉप को साफ करना होगा, तुम्हें मेरे जाने के बाद इसे अच्छे से साफ करना है, समझ गए। इसके साथ ही वो उन सभी हर्ब्स प्लांट
प्लांट्स को डस्टबिन में फेंक देता है क्योंकि उसे इसकी ज़रूरत नहीं होती, बस वो दिखावा कर रहा था। बट तभी वो यांग को देखता है जो कि इधर उधर देख रहा होता है और उसे कहता है कि क्या देख रहे हो बच्चे। इसके साथ ही यांग उसे कहता है कि मिस्टर मैंग, मैं जब उस माउंटेन पे गया था तो मुझे वहाँ एक लाजवाब चीज़ मिली है। इसके साथ ही वो उसे एक प्लांट्स दिखाता है। ये देखकर मिस्टर मैंग हैरान होते उसे कहता है कि ये तुम्हें कहाँ से मिला। जिस पर यांग उसे कहता है कि गुफा में वहाँ लेवल फर्स्ट रेल्म का एक मॉन्स्टर इसको प्रोटेक्ट कर रहा था अपने गुफा में। उसकी ये बातें सुनकर मिस्टर मैंग काफ़ी शॉक हो जाता है। इसके साथ ही यांग उसे कहता है कि उस मॉन्स्टर को मैंने जान से मारा है, आपको पता है। उसके बाद ही मैंने ये तुरंत ही उखाड़ लिया वहाँ से। तभी मिस्टर मैंग सोचता है कि समझ नहीं आता इसके सभी एंजीज कैसे ठीक हो गए। अगर इसने मॉन्स्टर से फाइट की है तो कुछ तो चोट लगनी चाहिए इसे। इसके साथ ही वो उसे कहता है कि हाँ तुम, मैं समझ गया, तुमने काफ़ी अच्छा काम किया, तुम काफ़ी लकी हो बच्चे। और इस चीज़ को ब्लड गिनोडोर्मा कहते हैं। ये काफ़ी रेयर मेडिकल मटेरियल है। अरे नहीं 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 नहीं, ये तो लो लेवल ग्रेड का एक प्लांट्स है, बस और कुछ नहीं। ये एक लो लेवल का प्रोडक्ट है बच्चे, समझ गए। इस पर यांग हैरान होते हुए उसे कहता है कि एक लो लेवल, ये क्या आप सच में कह रहे हो। इस पर मिस्टर मैंग हंसते हुए उसे कहता है कि तुम अच्छा मजाक कर लेते हो बच्चे, मेरी एक बेटी है वो भी ऐसे ही करती है, मुझे मेडिसिन के बारे में सबसे ज़्यादा पता है, समझ गए। तो मैं झूठ क्यों बोलूँगा, इसलिए बच्चे मेरी मान लो, ये एक मामूली सी, ये एक मेडिसिन है, समझ गए। जिस पर यांग उसे कहता है कि फिर इसके बदले में मुझे कितने पैसे दोगे। जिस पर मिस्टर मैंग इशारा करते हुए उसे कहता है कि मैं तो बस 2 सिल्वर कॉइन्स ही दूंगा। जिस पर यांग उसे कहता है कि मैं इस पैसों की जगह इसे जेरी डेडवुड ग्रास प्लांट्स के बदले में एक्सचेंज करना चाहता हूँ। मुझे इन सभी पैसों के बदले आप 10 मामूली लो ग्रेड हर्ब्स ही दे दो। जिस पर मिस्टर मैंग उसे कहता है कि पैसों के बदले बस ये चाहिए, क्या तुम्हें सच में यही चाहिए है ना। जिस पर यांग उसे कहता है कि सही कहा, अभी तो आपने ही कहा कि मेरे 2 हर्ब्स प्लांट्स की जगह आप उसके बदले 1 कॉइन्स दोगे। जिस पर मिस्टर मैंग उसे कहता है कि जितना इन प्लांट्स की कीमत है तो मैं उतना ही बताऊंगा ना, मगर तुम जो लेना चाहते हो ये महंगे हैं। जिस पर यांग उसे कहता है कि तो फिर उतनी कीमत में आप अपने प्लांट्स मुझे क्यों नहीं दे रहे हो, मुझसे जो ले रहे हो उसकी कीमत अलग है और जो मैं आपसे प्लांट्स ले रहा हूँ उसकी आप अलग बता रहे हो, कितनी शर्म की बात है। जिस पर मिस्टर मैंग उसे कहता है कि बच्चे तू इतना गुस्सा क्यों हो रहा है और ये आप ग्रैंडपा से कोई ऐसे बात करता है। जिस पर यांग उसे कहता है कि मैं बस इतना जानता हूँ आप लालची हो और झूठ बोल रहे हो। इस पर मिस्टर मैंग उसे कहता है कि क्या कहा, मगर ये इन प्लांट्स की कीमत तो हमारे सेक्ट ने ही रखी है, मैंने थोड़ी रखी, ये उनकी प्रॉपर्टी है, मैं तो बस इसे बेच रहा हूँ। क्योंकि तुझे क्या लगता है इस एकेडमी के पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है जिससे ये 3000 डिसेबल को सपोर्ट देती है। यहाँ सब ऐसा ही चलता है, अगर एक हाथ से फ्री में मिल रहा है तो दूसरे हाथ से महंगा मिलेगा, यही जिंदगी का रूल है। मैं तो बस इनको बेचता हूँ, महंगी कीमत सेक्ट वालों ने रखी है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सके, मैं नहीं, समझे। अब भी कहोगे कि मैं लालची हूँ, वैसे भी अगर तुमको मसला है तो फिर अपने प्लांट्स वापस ले जाओ। इस पर यांग उसे कहता है कि ठीक है दे दो मुझे। इसके साथ ही वो यांग को उसका बैग दे देता है। यांग उससे वो बैग लेके उसे कहता है कि तुम काम बिल्कुल भी नहीं करते, बस सोते रहते हो, अब ये सफाई भी तुम ही कर लेना। इसके साथ ही वो वहाँ से भाग जाता है। मिस्टर मैंग उसकी बात को सुनकर काफ़ी गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है कि बदतमीज बच्चे रुको ज़रा, अभी खबर लेता हूँ तेरी। तभी हम बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पे हम उसी मास्क पहने हुए उस लड़की को देखते हैं जो कि उसी दुकान की तरफ जा रही होती है। तभी वो यांग को देखती है, वो तुरंत ही अपना चेहरा छुपा लेती है और उसे देखने लगती है कि वो कहाँ भाग रहा है। तभी दूसरी तरफ मिस्टर मैंग भागते हुए उसके पीछे जाता है कि बच्चे रुक जा, मगर यांग जा चुका होता है। जिसके साथ ही वो उदास होते हुए वापस जाने लगता है। तभी वो रुक जाता है कि तभी वो उस लड़की की तरफ देखता है जो कि यांग को ही देखी जा रही होती है, जो कि वहाँ से भागते हुए चला जाता है। तभी मिस्टर मैंग उसे इशारा करता है कि बच्चे क्या हुआ आपको, इतनी परेशान क्यों खड़ी हो। तभी वो लड़की डर जाती है और उसे देखती है। जिस पर मिस्टर मैंग उसे कहता है कि क्या बात है बेटी, इतनी डरी हुई क्यों हो। इस पर वो लड़की उसे कहती है कि मास्टर आप ऐसे अचानक से मत आया करें, मुझे तो ऑलमोस्ट हार्ट अटैक आ जाता। ये सुनकर मिस्टर मैंग हंसते उसे कहता है कि क्या कहा, इसका मतलब तुम भी किसी चीज में दिन में ही इतना डूब जाती हो कि भूल जाती हो कि तुम क्या कर रही हो, या फिर लगता है आजकल आप किसी चीज के बारे में कुछ ज्यादा ही सोचने लगी हो बेटा।
कोई ख़ास चीज़ होगी मुझे लगता है। तभी वो लड़की उसे कहती है कि मास्टर आप ज़्यादा काम मत किया करें, मुझे बस आपकी इंजरीज की फिक्र रहती है, आप काफ़ी कमज़ोर होते जा रहे हो। इसके साथ ही वो मिस्टर मेंग का हाथ पकड़कर उसे लेके जाने लगती है, जिस पर मिस्टर मेंग उसे कहता है कि बेटा अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ तो ऐसी बीमारियाँ अब तो आती रहेगी मुझे, क्योंकि ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप परेशान ना हो बेटा। तभी यहाँ पे हमारा ये सीन चेंज हो जाता है और यहाँ पे हम देखते हैं कि यांग अपने लिए उस फर्नेस में एक मेडिसिन तैयार कर रहा होता है, जिस पर वो खुद से कहता है कि ये हर्ब स्किन के लिए काफ़ी अच्छी है, इससे जिस्म से काफ़ी अच्छी खुशबू भी आएगी, मगर मैं इसे अभी रख देता हूँ, सुबह तक ये तैयार हो जाएगी। और वो जैसे उसे रखने जाता है तभी उसको अपने सर में दर्द महसूस होने लगती है और उसी की वजह से उसके हाथ से वो फर्नेस भी गिर जाता है, जिससे वो उससे फॉग निकल रही होती है। जिस पर वो समझ जाता है कि मैंने इस फर्नेस में 3 लीव सोल फ्लावर और एक जड़ी डेडवुड ग्रास डाली है, इसमें थोड़ा सा पॉइजन भी होता है, इसलिए सब हो रहा है। अगर इस फॉग को सांस के जरिए बॉडी में सूंघ लिया जाए तो पहले ये दिमाग को डैमेज देती है और फिर पूरे बॉडी को, मगर ये इतना भी खतरनाक नहीं होता। मुझे बस इसे तैयार होने तक इसके पास नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि ये फर्नेस जब उस हर्ब्स को जलाकर उसे तैयार कर रहा होता है तब इससे पॉइजन फॉग निकलती है, जिसके साथ ही उसकी बॉडी में वो एनर्जी एक्टिवेट हो जाती है। और यांग अब ये उसी पॉइजन के बारे में सोच ही रहा होता है कि तभी वो जैसे अपना हाथ उठाता है कि तभी उसके हाथ में वो ब्लैक एंशिएंट बुक बाहर निकल आ जाती है। तभी यांग उसके सभी पेजेस को खोल लेता है और खुद से कहता है कि मैं समझ गया, मेरी क्वालिफिकेशन अभी मिडी कोर लेवल पे है, लेकिन एक इंसानी पोटेंशियल कभी ख़त्म नहीं होती, इसलिए मैं इस पॉइजन फॉग को इस पावर्स की वजह से ही मैनेज कर रहा हूँ और मुझे ज़्यादा डैमेज भी नहीं दे रही है। इसके साथ ही वो उन पेजेस को अब बंद कर देता है कि तभी उसकी बॉडी पे अब प्राउड गोल्डन बॉडी की पावर्स एक्टिवेट हो जाती है। इसके साथ ही यांग के अंदर की सोल उसे कहती है कि ये बातें करना बंद कर, यांग काई तुम इससे कई गुना ज़्यादा पावरफुल हो, इस मामूली पॉइजन फॉग से तुम डर के खुद को कमज़ोर नहीं समझ सकते, उठो और खड़े हो जाओ। अब इस पॉइजन फॉग की वजह से, इसकी जहर से यांग की बॉडी काफ़ी कमज़ोर पड़ गई होती है, जिसकी वजह से ये उठ भी नहीं पा रहा होता है, मगर ये पावर्स उसे कहती है कि तुम कर सकते हो। और फिर वो पूरी हिम्मत करते हुए उस दर्द को सहकर उसे वहाँ से उठने लगता है, जिस पर वो कहता है कि मैं यांग काई हूँ, और वो खड़े होकर ज़ोर से चिल्लाता है, जिसकी वजह से उसकी काफ़ी एनर्जी उसकी बॉडी से ही निकल जाती है। और यही तो हम एक बहुत ही खूबसूरत जंगल को देखते हैं, ये वाकई में काफ़ी खूबसूरत जगह होती है, रात का वक्त होता है, हम वहाँ एक लड़का और एक लड़की को देखते हैं जो कि एक दूसरे को हक किए होते हैं। तभी हम देखते हैं कि ये लड़का और कोई नहीं बल्कि ज़ूमू होता है और उसके साथ वो लड़की उसकी गर्लफ्रेंड होती है। ज़ूमू उसे प्यार से कहता है कि मेरी प्यारी सी जान, जिस पर वो लड़की उसे आई लव यू कहती है। इसके साथ ही वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं, बट तभी यहाँ पे हमारा ये सीन चेंज हो जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि ये सब ज़ूमू एक सपना देख रहा होता है और वो आंखें बंद करके अपने दोस्त को पकड़कर बड़े प्यार से ज़बरदस्ती उसे किस कर रहा होता है, जिस पर वो उसे कहता है कि बॉस उठ जाइए, ये मत करो, ये मैं हूँ। बट तभी जैसे वो आंखें खोलता है तो चिल्ला के कहता है ये गदब बीच में कहाँ से आ गया, और फिर उठकर उसे मारने लगता है कि बट तभी उसे याद आता है कि इसने तो इसको किस किया है, जिसके साथ ही वो तुरंत ही दोनों अपना मुंह साफ करने लगते हैं। बट तभी ज़ूमू उसे कहता है कि यूनटियान के बच्चे, इस आधी रात में तुम मेरे कमरे में क्या करने आए हो, तुम आखिर तुम्हें क्या चाहिए। जिस पर यूनटियान उसे कहता है कि बॉस आपने ही तो बुलाया था हम सभी को, हम सभी यहाँ तभी तो जमा हुए हैं, तो बताओ क्या बात थी। ये सुनकर ज़ूमू घबरा जाता है और उसे याद नहीं आ रहा होता है, जिस पर वो उसे कहता है कि कुछ भी नहीं है, क्या तुम लोगों के पास कोई आइडिया है जिससे मुझे यांग को पावर्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाए। तभी एक लड़का उसे कहता है कि मिस्टर ज़ू आप 4 दिन इंतज़ार कीजिए, क्योंकि 4 दिन बाद मैं यांग काई को चैलेंज देने वाला हूँ, मैं वादा करता हूँ उसे इतना मारूंगा कि वो सर झुका के आपसे माफ़ी मांगेगा। जिस पर ज़ूमू उसे कहता है कि मनहूस मैं इतने दिन इंतज़ार नहीं कर सकता, तुम लोगों से कुछ नहीं होने वाला, मैं खुद ही देख लूँगा, अगर तुम लोगों के पास बेस्ट आइडिया नहीं है तो जाओ दफ़ा हो जाओ यहाँ से और जाकर सो जाओ। पर तभी यूनटियान उसे कहता है कि मिस्टर ज़ू मेरे पास एक आइडिया है, जिस पर ज़ूमू उसे कहता है कि कैसा आइडिया, जल्दी बताओ मुझे। तभी वो लड़का उसके पास जाकर उसके कान में वो सब कुछ बता देता है और इसको सुनने के बाद ही वो स्माइल करता है। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पे हमारा ये सीन चेंज हो जाता है, जहाँ अगले दिन हम यांग काई को देखते हैं जो कि बैटल अरीना फील्ड में सफाई कर रहा होता है, जिस पर वो सोचते हुए खुद से कहता है कि कल रात मैंने काफ़ी प्रैक्टिस की है, वो फर्नेस अब काफ़ी तैयार हो गया होगा, मुझे जल्द से जल्द काम ख़त्म करके उसकी मदद से प्रैक्टिस करनी है। बट तभी यूनटियान उसके सामने आ जाता है और उससे कहता है कि ब्रदर यांग, जिस पर यांग उसे कहता है कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। जिस पर यूनटियान उसे कहता है कि मैंने सुना है ब्रदर यांग ने कल जाओ हू को
बहुत ही बुरी तरह हराया है। ये सुनकर मुझे काफ़ी खुशी मिली है। आपके हाथ को पकड़कर बहुत ही अच्छा लग रहा है। इस हाथ से आपने उसे पीटा था, है ना? तभी यांग उससे अपना हाथ दूर कर देता है और खुद से कहता है कि ये तो ज़ूमो का साथी है। लगता है ये लोग फिर से कुछ नाटक कर रहे हैं और ये उनसे मिला हुआ है। इसके साथ ही वो उससे पूछता है कि तुम्हें ज़ूमो से नफरत क्यों है, और साथ ही ये इस ज़ाओहू से, जिस पर यूनटियान उसे जवाब देता है कि इसने तो मेरी बहुत ही बेइज्जती की है। वो एक इंसान होकर भी एक जानवर जैसा बीस्ट है। जिस पर यांग उसे कहता है कि मुझे तो वो शरीफ लगता है यार। क्या सच में वो तुम्हें एक जानवर जैसा बीस्ट लगता है? क्या वो इतना बुरा है? क्या वो बेशरम है, जिद्दी है, खूंखार है, निकम्मा है, जालिम है, घटिया है? वहीं दूसरी तरफ ज़ूमो अपने साथियों के साथ चुपके से ये सब कुछ देख रहा होता है, मगर ये सब सुनकर उसे यांग पे काफ़ी गुस्सा आ जाता है कि मुझे ये सब बोलने की इसकी हिम्मत कैसी हुई। मगर तभी उसका साथी उसे रोकता है कि बहुत शांत हो जाइए, हमारा सारा प्लान खराब हो जाएगा। इसके बाद ही वो दोबारा से चुपके जाता है और खुद से कहता है कि यांग काई, एक बार मेरा काम हो जाए फिर मैं तुझे इतना मारूंगा, इस घटिया जुबान से मेरा नाम भी तुम इज्जत के साथ लोगे, समझ गए? तभी दूसरा यूनटियान यांग से कहता है कि हाँ बिल्कुल वो ऐसा ही है। वो लड़का हो या लड़की दोनों को तंग करता है। वो समझता है कि कमज़ोर को कमज़ोर ही रहना चाहिए और ताकतवर वालों से डरना चाहिए। वो एक खूनखार दरिंदा है भाई। वहीं अपने साथी की जुबान से भी अपनी बेइज्जती सुनकर ज़ूमो तो पूरी तरह टूट चुका होता है। तभी यांग यूनटियान का हाथ पकड़कर उसे कहता है कि चलो आज उसे मिलकर सबक सिखाते हैं। इस पर यूनटियान उसे रोकते हुए उसे कहता है कि मैंने बस उसे अपने ख्वाबों में ही मारा है, मगर मैं तो इतना कमज़ोर हूँ कि रियलिटी में ज़ाओहू को भी नहीं मार सकता भाई, और तू उसके पास मुझे लेके जा रहा है। और मिस्टर ज़ूमो के पास उसकी पूरी गैंग है, हम दोनों मिलकर उसका मुकाबला नहीं कर सकते भाई। इस पर यांग उसे कहता है कि अगर तुम्हें लगता है कि तू उसे हरा नहीं सकता तो फिर उसे सबक सिखाना भी भूल जा। इसके साथ ही वो अपनी सफाई करने लगता है। इस पर यूनटियान उसे कहता है कि मुझे सबक सिखाना है भाई यार। जिस पर यांग उसे कहता है कि भला ही मैं उससे हरा नहीं सकता, बट मेरे अंदर इतना जज्बा और इतनी हिम्मत है कि मैं कभी भी हार नहीं सकता अगर मेरी उसकी फाइट हो जाए, चाहे सामने वाला कितना भी पावरफुल क्यों ना हो। तुझ में ये चीज़ नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे यांग उसकी चाल समझ चुका होता है और वो अब उसे बातों में लगा देता है। यूनटियान उसे कहता है कि मुझे अब बदला नहीं लेना उसे, क्योंकि वो मुझसे ज़्यादा पावरफुल है, बट आपकी पावर्स देखने के बाद मैं तो आपका फ़ैन हो गया हूँ, तो क्या आप मुझे अपनी पावर्स दिखा सकते हो? जिस पर यांग उसे कहता है कि अरे मैं इतना भी पावरफुल नहीं हूँ। उसे अगर मैं हरा पाया हूँ तो उसने ही बोला था कि मुझे अगर मैं अपने 3 अटैक से इसे नीचे गिरा देता हूँ तो मैं ये फाइट जीत जाऊँगा। अब तब मेरी ये किस्मत अच्छी थी और मैंने वही किया जो इसने बोला था, और इसी तरह मैंने उसको हरा दिया था, वो भी बिना किसी पावर्स के। इसमें क्या बड़ी बात है? जिस पर यूनटियान उसे कहता है कि मैंने खुद देखा था तुमने क्या ज़बरदस्त तरीके के साथ मूव अटैक को परफॉर्म करते हुए उसे सबक सिखाया था, ऐसे ये ऐसे ऐसे, प्लीज़ वैसा आप करके दिखाइए ना। या फिर एक काम करते हैं, आप क्या मुझसे फाइट कर सकते हो? इस तरह मुझे आपसे ट्रेनिंग भी मिल जाएगी और मैं अपनी आंखों से आपकी ये खूबसूरत पावर्स भी देख लूँगा। इसके साथ ही वो उसे ग्रीट करते हुए उसे कहता है कि प्लीज़ मुझे अपना हॉनर दिखाइए ना भाई। इस पर यांग उसे कहता है कि मैंने कहा ना, ज़ाओहू को हराना बस मेरा एक लक था। तभी वो लड़का सोचता है कि मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, ये तो मुझसे भी ज़्यादा नाटक कर रहा है। तभी वो उसे कहता है कि मुझे नहीं पता भाई, आप मुझसे फाइट करोगे वरना मैं नाराज़ हो जाऊंगा, मुझे तब तक चैन नहीं आएगी। मैं इसे देखना चाहता हूँ, मेरा पूरा जिस्म इसे देखने के लिए तरस रहा है, पागल हो रहा है। मैं चाहता हूँ आप अपने इस खूबसूरत हाथों से मुझे हिट करो, मुझे मारो और फाइट करो ताकि मुझे कुछ सीखने को मिल जाए। क्या आप चाहते हो मुझे जैसा लूज़र इन लोगों से मार खाए और सुसाइड कर ले? हाँ, मेरा जिस्म तड़प रहा है, मुझे कितनी तकलीफ हो रही है। जिस पर यांग उसे कहता है कि तुम डॉक्टर के पास जाकर खुद को चेकअप करवा लो यार। जिस पर यूनटियान उसे कहता है कि मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना और ना मुझे डॉक्टर की ज़रूरत है, मुझे एक फ्रेंडशिप की ज़रूरत है। मैं तो किसी भी बीमारी के लिए कोई भी मेडिसिन खा लूँगा, बट मुझे आप जैसा ट्रेनिंग कोई भी नहीं दे सकता। जिसके साथ ही वो उसका हाथ पकड़कर उसे कहता है कि मुझे उम्मीद है आप मेरी मदद ज़रूर करोगे। इसके साथ ही यांग अपना हाथ दूर कर देता है और सोचते हुए खुद से कहता है कि लगता है जब तक मैं इससे फाइट नहीं करूंगा ये यहाँ से नहीं जाने वाला। इसके साथ ही वो उसे कहता है कि अगर तुम मेरी पावर्स चेक करना चाहते हो तो मुझसे फाइट करो। इस पर यूनटियान उसे कहता है कि मैं तुम्हें कैसे चैलेंज दे सकता हूँ, कल ही तो तुमने ज़ाओहू से फाइट की थी। इस पर यांग उसे कहता है कि उस फाइट में ज़ाओहू ने मुझे चैलेंज दिया था, तो आज मैं तुम्हें चैलेंज दे देता हूँ, सिंपल। इस पर वो जवाब देता है कि तो ठीक है, मैं भी तैयार हूँ, चलो फाइट करते हैं। इसके साथ ही वो अटैक के लिए रेडी हो जाता है, पर
तभी यांग उसे कहता है कि रुको भाई, तुम्हें पता है मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं, अगर मैं हार गया या तुम हार गए तो मैं क्या करूँगा, मुझे उसके बदले में क्या मिलेगा। इस पर यूनटियान उसे कहता है कि परेशान ना हो भाई, अगर तुम हार गए तुम्हारे पास जितने भी पैसे हैं मुझे दे देना, कोई मसला नहीं है। इसके साथ ही वो सोचता है कि इसे लगता है कि मैं पैसों के लिए फ़ाइट करना चाहता हूँ, बल्कि मैं यहाँ इसे सबक सिखाने के लिए आया हूँ ताकि मिस्टर ज़ूमो इसकी हालत को देखकर खुश हो जाए, मेरे लिए ये काफ़ी है। इसके साथ ही वो दोबारा फाइट के लिए रेडी हो जाता है, बट तभी यांग उसे कहता है कि वेट ज़रा यार। जिस पर वो उसे कहता है कि यांग कोई सवाल पूछना है क्या। तभी यांग उसे कहता है कि मुझे फाइट चैलेंज के रूल के बारे में कुछ याद आ गया है, क्योंकि आपका लेवल को देखकर नजर आ रहा है तुम मुझसे 3 लेवल ज़्यादा आगे हो। ये सुनकर यूनटियान हैरान होते हुए सोचता है कि अरे नहीं, इसे मेरे लेवल का कैसे पता चला। इसके साथ ही वो उसे कहता है कि अरे भाई मैं बताना भूल गया, पिछले साल मैं आपसे 3 लेवल आगे था, मगर मुझे काफ़ी सालों पहले मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करते हुए वक्त मुझे एक बहुत ही बुरी इंजरी हुई थी। उसका असर जैसे जैसे होने लगा मेरी स्ट्रेंथ पे काफ़ी ज़्यादा असर हुआ। अब मैं पहले जैसा स्ट्रॉन्ग नहीं या पावरफुल नहीं हूँ, भला ही मेरा लेवल आपसे 3 लेवल आगे है, वरना खुद सोचो आज मैं जाओ हू को आंखें दिखाकर उसे फाइट करता और ज़ूमो को वैसे भी नहीं छोड़ता, उसे भी सबक सिखाता। जिस पर यांग उसे कहते कि हाँ मैं समझ गया। जिसके साथ ही यूनटियान दोबारा से फाइट के लिए रेडी हो जाता है, बट तभी यांग उसे कहता है कि फिर ज़रा। अब ये सुनकर वहाँ ज़ूमो की हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है, उसे काफ़ी गुस्सा आ जाता है और उसका सब्र अब टूटने लगता है और उसे मारने जाता है, बट तभी उसका साथी उसे रोक देता है और उसे कहता है कि ऐसा मत करो बॉस। तभी दूसरी तरफ यांग उसे कहता है कि देखो मैं नहीं चाहता इस फाइट के बाद आगे चलकर कोई मसला आ जाए, इसलिए क्यों ना तुम मुझे कुछ ऐसा दे दो जिससे मुझे यकीन हो कि फाइट में हारने के बाद तुम मेरे लिए कोई मसला नहीं पैदा करोगे। अगर मैंने तुझे कोई नुकसान पहुंचा दिया या फिर अनजाने में ही फाइट के दौरान हम दोनों से कुछ ऐसा बुरा हो जाए जिससे आगे चलकर कोई मसला पैदा हो जाए, तो मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो। ये फाइट तुम्हारी मर्जी की हो रही है, भला ही चैलेंज मैं दे रहा हूँ। अब ऐसा भी नहीं है कि मुझे तुम पे भरोसा नहीं है, मैं बस चाहता हूँ कि हम दोनों सेफ हो। जिस पर यूनटियान उसे कहते हैं कि अरे नहीं नहीं नहीं, मैं समझ गया, आप परेशान ना हो, आप बस यही रहो, मैं आपके लिए अभी कुछ लेके आता हूँ। इसके साथ ही वो वहाँ से चला जाता है। तभी यांग सोचता है कि कितना बेवकूफ़ है, मार खाने के लिए भी पैसे दे रहा है, मैं तो चाहता ही हूँ ज़ूमो ऐसे बेवकूफ़ बच्चों को मेरे पास बेचते ही रहे जिससे ऐसे ही मुझे फ़ायदा मिलता रहे। पता नहीं ये मेरे लिए क्या लेके आने वाला है। तभी कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वो लड़का हर्ब से भरा हुआ एक बैग लेके आ रहा होता है, जिस पर वो खुद से कहता है कि ये सभी लो लेवल की हर्ब्स हैं, मुझे बस 20 सिल्वर कॉइन्स ही ज़ाया करने पड़े इसके लिए, अगर मैं हार भी गया तो भी इतना दुख नहीं होगा। तभी यांग देखता है कि ये तो वापस आ गया। इसके साथ ही यूनटियान उसे अपना बैग देता है और उससे वो कहता है कि भाई अब हम फाइट कर सकते हैं, है ना। यांग उस बैग को रखकर उसे कहता है कि हाँ ठीक है ठीक है, इस सब का बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही यूनटियान फाइट के लिए रेडी हो जाता है और उससे कहता है कि अब अटैक करूं, जिस पर यांग उससे कहता है कि हाँ हाँ करो। ये सुनते ही यूनटियान फुल स्पीड से तुरंत ही उस पर अटैक करना शुरू हो जाता है। वहीं यांग भी अपनी मार्शल आर्ट टेक्निक की मदद से उसके हर एक अटैक को डिफेंड करते हुए बड़ी आसानी से उस पर वापस उल्टा वार कर रहा होता है। लेकिन तभी यूनटियान पीछे हो जाता है और फिर तुरंत ही फुल स्पीड से अपनी पूरी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए वो यांग के चेस्ट पे पूरी ताकत से उस पर अटैक कर देता है, जिससे एक जोरदार ब्लास्ट हो जाता है, मगर यांग जरा बराबर भी नहीं हिलता। ये देखकर वो पूरी तरह हैरान हो जाता है, उल्टा उसे हाथ में दर्द होने लगती है। बट तभी वो दोबारा गुस्से के साथ अपनी फुल स्पिरिचुअल पावर्स एनर्जी को एक्टिवेट कर देता है। तभी वो एस्केप टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए फुल स्पीड से, फ्लैश की स्पीड से भी तेज, वो यांग के चारों तरफ तेजी से घूमते हुए यांग के बॉडी पे आगे पीछे हर साइड से उस पर पंचेस के बरसात कर देता है। यांग ने अपनी प्राउड गोल्डन बॉडी की पावर एक्टिवेट की होती है, उसे जरा बराबर भी कुछ भी महसूस नहीं हो रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ ज़ूमो ये देखकर काफी खुश हो जाता है। तभी यूनटियान रुक जाता है और उसकी पावर्स भी कम हो जाती है। इसे देखकर वो हैरान हो जाता है कि ये क्या हुआ। तभी यांग खुद से कहता है कि ये टेक्निक मेरे लिए काफी अच्छी थी, इसकी एनर्जी की औरा ने मेरे प्राउड गोल्डन बॉडी को एक्टिवेट और कल्टीवेट भी कर दिया, जिससे मेरी स्ट्रेंथ आगे काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई। इसका मतलब जाओ हो को हराना कोई लक नहीं था। तभी वह यूनटियान को देखता है, इसे देखकर यूनटियान डर जाता है और इसे कहता है कि क्या देख रहे हो ऐसा। तभी वो एस्केप टेक्निक से एकदम उसके पीछे आ जाता है, लेकिन यूनटियान पीछे हट जाता है। लेकिन तभी यांग उसे हवा में उठाकर एक पावरफुल लात मार के उसे दूर जमीन पे फेंक देता है और फिर बिना रोके लगातार एक के बाद एक उसके चेहरे पे पंचेस मारने लगता है। यांग तो उस पे पंचेस की बारिश कर देता है। यांग उसे मारते हुए उसे कहता है कि मैंने कहा भी मुझसे फाइट मत कर, मगर तू नहीं माना, ये ले और खा ले। वहीं यूनटियान
माफ़ी मांगते हुए उसे कहता है कि भाई मुझे माफ़ कर दे, मैं हार मानता हूँ, रुक जाओ, दर्द हो रही है। इसके साथ ही आखिरकार यांग रुक जाता है और उससे कहता है कि भाई तुम ठीक तो हो ना, और फिर उसको खड़ा करके अपना बैग और उस झाड़ू को उठाकर उससे कहता है कि आपकी हालत को देखकर लगता है आप कभी भी जाओ हाउस से बदला नहीं ले सकते। खैर मुझे क्या, मैं ये हार ले रहा हूँ, अब मैं जा रहा हूँ, फिर कभी फाइट करनी हुई तो याद कर लेना एक बार। इसके साथ ही वो उस बैग को लेकर चला जाता है। वहीं यूनटियान रोते हुए कहता है कि मैं ये फाइट जीत नहीं पाया, ऊपर से मैंने इतने पैसे खर्च कर दिए, वो भी इस मार खाने के लिए। इसके बाद तो अब ज़ूमू भी मुझे नहीं छोड़ने वाला और वो मुझे काफ़ी पीटने वाला है, आखिर मैं यहाँ आया ही क्यों। और वो वहाँ पे रोने लगता है। तभी दूसरी तरफ ज़ूमू गुस्से के साथ कहता है कि आखिर ये यूनटियान किस लेवल का कल्टीवेटर है। जिस पर उसका साथी उसे बताता है कि ये बॉडी टेम्परिंग रेल्म के 7 लेवल पे है। जिस पर ज़ूमू हैरान होते हुए कहता है कि एक 3rd लेवल बॉडी टेम्परिंग रेल्म के कल्टीवेटर ने आखिर कैसे 7 लेवल को हरा दिया। ये तो लिंगझोउ पवेलियन के इतिहास में आज तक नहीं हुआ। तभी पीछे से कोई उसे बुलाता है और वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो काफ़ी शौक हो जाता है, क्योंकि ये तो यांग होता है। जिस पर यांग उसे कहता है कि जूनियर ब्रदर, तुम्हारा बहुत ही शुक्रिया, मेरे लिए इन हर्ब्स के लिए इतना बड़ा इंतजाम किया था, मैं तुम्हारा शुक्रिया ज़रूर अदा करूंगा कभी अगर मौका मिला। जिस पर ज़ूमू उसे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता इसके पीछे मैं हूँ। जिस पर यांग उसे कहता है कि यूनटियान को मैंने वहाँ देख लिया था जब तुम मुझे मारने के लिए आए थे उनके साथ, मैंने इसका चेहरा अपने दिमाग में वहाँ पे सेव कर लिया था, तब ये तुम्हारा साथी है। और फिर जब ये अब मेरे पास आया तो मैंने वही किया जो तुम लोगों का प्लान था। खैर मुझे क्या, मैं जा रहा हूँ, कल मिलूंगा। और इतना कहते ही वो वहाँ से चला जाता है। वहीं ज़ूमू को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और खुद से कहता है कि ये इंकाई, मैं तो ये छोड़ूंगा नहीं। और इसी के साथ दोस्तों हमारा ये वाला एपिसोड भी यहीं पे एंड हो जाता है। दोस्तों ये वाला एपिसोड ज़रा बराबर भी अच्छा लगा तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना। शुक्रिया।